नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 7 सितंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख समाचारों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से संबंधित हम अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वो पेज नंबर 1 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह जो हमारी खबर है, सबसे पहले इसका संदर्भ समझ लेते हैं, फिर उससे संबंधित हम चर्चा को करेंगे। तो अभी हाल में ही भारत के एक प्रमुख व्यक्तित्व केशवानंद भारती जी का निधन हो गया है। केशवानंद भारती जी एक और तो केरल के एक प्रमुख धार्मिक गुरु रहे थे, ठीक है, और धार्मिक गुरु रहने के साथ भारत के संवैधानिक इतिहास में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसमें 1973 के केशवानंद भारती वाद में उनका नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। तो केशवानंद भारतीवाद क्या है? भारतीय संविधान के इतिहास में और न्यायपालिका के विकास में इसका किस प्रकार से महत्व रहा है, इसको हम समझेंगे। और साथ ही साथ हम इसके साथ एक और आर्टिकल को भी करेंगे जो पेज नंबर 6 पे दिया गया है और इसका संबंध भी जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। ये दोनों जो आर्टिकल हैं, इन दोनों का संबंध भारतीय न्यायपालिका से है और न्यायपालिका के समक्ष किस प्रकार के मुद्दे हैं, इसको ये दोनों आर्टिकल कवर करते हैं। इसके तहत एक और तो हम 1973 के केशवानंद भारतीवाद को देखेंगे और किस प्रकार से इससे एक विशिष्ट मूल ढांचे का सिद्धांत का विकास हुआ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि हाल के समय में किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनेक चुनौतियां व्याप्त हैं और इसका निवारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि संविधान के रक्षक कहलाने वाले धर्मगुरु केशवानंद भारती जी का निधन हो गया है। ये केरल के उत्तरी जिले कसरगोड में स्थित इडनीर मठ के प्रमुख थे। 24 अप्रैल 1973 को इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, जिसे आज संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो केशवानंद भारती और उनसे संबंधित जो 1973 का जो वाद है, उसे केशवानंद भारतीवाद के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम इसके तहत भारत में संशोधन के संदर्भ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत में जो संविधान का जो संशोधन किया जाता है, वो मुख्य रूप से भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। इसके तहत भारतीय संविधान में जो संशोधन की शक्ति है, वो भारतीय संसद को प्रदान की गई है, जिसके तहत वो सदन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर, ठीक है, सदन में उपस्थित सदस्यों के विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके तहत जो सदन की कुल संख्या होती है, कुल संख्या का 50% प्लस 1 और साथ ही सदन में उपस्थित और मतदान देने वालों का, सदन में उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 अगर मिलकर संसद के किसी प्रावधान में, संविधान के किसी प्रावधान में अगर वो संशोधन करना चाहते हैं, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। भारत में अब तक 100 से ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। हालांकि समय समय पर यह प्रश्न उठता रहा है कि क्या संसद के समक्ष यह शक्ति है, क्या संसद के पास यह शक्ति है कि वह संविधान को अपने हिसाब से परिवर्तित कर सके। स्वतंत्रता के पश्चात 1950 से ही यह प्रश्न लगातार चर्चा का विषय रहा, जिसमें मुख्य रूप से ये प्रश्न उठाया गया कि क्या सरकार के द्वारा या फिर संसद के द्वारा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। तो संविधान में मूल अधिकारों के संदर्भ में विविध न्यायिक निर्णयों के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है और इसके तहत संविधान में जो नीति निदेशक तत्व हैं, उनको प्रभावी बनाने के लिए, नीति निदेशक तत्वों को
प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संसद द्वारा इसके संदर्भ में काफ़ी संशोधन आदि किए भी गए हैं और नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जो मूल अधिकार हैं उनमें संशोधन किया गया है। इसके संदर्भ में जो नागरिक हैं वे समय समय पर कोर्ट भी जाते रहे हैं और इस संदर्भ में न्यायालय ने अनेक महत्वपूर्ण मतों को भी दिया है। तो इसी मत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वाद 1973 में आया, जब केरल सरकार के द्वारा भूमि सुधार कानूनों के तहत जो एडिनीर मठ था, केशवानंद भारती का जो मठ था, उसकी 400 एकड़ भूमि में से 300 एकड़ भूमि पट्टे पर खेती करने के लिए लोगों को दे दी गई। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था कि केरल में भूमि सुधारों को लागू करने के लिए बहुत सारे कानून वगैरह लागू किए गए थे और इन कानूनों को संविधान के तहत मूल अधिकारों में कटौती करने के आधार पर इनको चुनौती ना दी जा सके, इसके तहत इनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था। 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाने के बाद इनको मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाती थी और इसी कारण कई भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। अब जब एडिनीर मठ की 400 एकड़ भूमि को लेकर इस कानून के माध्यम से उसे लोगों में बांट दिया गया, तो इसके तहत जो कार्य किया गया था उसे मठ द्वारा अनुच्छेद 25 के तहत अधिकारों को छीनने के आधार पे चुनौती दी गई। यानी हुआ क्या कि मठ ने न्यायालय में ये दावा किया कि उनसे जो जमीन ली गई है वो उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का एक उल्लंघन है और इसके आधार पर उन्होंने 19वें संविधान संशोधन का भी विरोध किया। 19वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1963 का केरल भूमि सुधार अधिनियम था उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। यद्यपि अगर केस के बारे में बात करें, केशवानंद भारती केस और इस मठ से संबंधित केस के बारे में बात करें, तो इसमें केशवानंद भारती को उनके जो उनकी ज़मीन पे उन्होंने दावा किया था वो तो उनको वापस नहीं मिली, लेकिन इससे एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत का आगे चलकर निर्माण अवश्य हुआ, जिसने संसद की संशोधन करने की शक्ति को बेहद सीमित कर दिया। ठीक है, इसमें 13 सदस्यों के द्वारा 13 जो जजेस थे, 13 जजों के द्वारा 7-6 के बहुमत के आधार पर निर्णय किया गया और इसमें अंततः ये कहा गया कि संसद की जो शक्ति है संविधान संशोधन करने की वो व्याप्त है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसे संविधान में संशोधन के द्वारा बदला नहीं जा सकता है। तो संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति को बरकरार रखा गया, लेकिन यह कहा गया कि कुछ ऐसी बातें अवश्य हैं जिसे संशोधन करके नहीं बदला जा सकता और इसे ही कहा गया संविधान का मूल ढांचा। तो इसके तहत एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत विकसित हुआ जिसे कहा जाता है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। तो संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत क्या कहता है? तो मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार जो संसद की संशोधन शक्ति जो है वो संसद की संशोधन शक्ति संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जिसमें संसद के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है और यदि यह तत्व मूल ढांचे का भाग होंगे तो इनको संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस रूप में देखा जाए तो संविधान को संशोधन करने की जो संसद की शक्ति थी वो जो है काफ़ी हद तक उसको संविधान के दायरे के तहत लाया गया और इसके तहत यह स्थापित किया गया कि संविधान ही सर्वोच्च और सर्वोपरि है। इसके तहत समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल ढांचे के अंतर्गत कौन कौन से तत्व शामिल हैं इनको शामिल किया जाता रहा है, नवीन तत्वों को इसमें शामिल किया जाता रहा है, जैसे कि न्यायिक समीक्षा, पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था और लोकतंत्र आदि। और इसके संदर्भ में साफ साफ कहा जाता है कि संविधान की जो शक्तियां हैं वो संविधान के मूल ढांचे को बिगाड़ नहीं सकती हैं।
क्यों? क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है वो इनकी आत्मा है और पूरा जो संविधान है वो इस पे आधारित है। ठीक है, यह जो केशवानंद भारती केस है ये काफ़ी ऐतिहासिक केस रहा है। जो केशवानंद भारती केस 1973 में 13 जजों की बेंच द्वारा निर्धारित किया गया और इसमें अंततः 7:6, 7 और 6 के बहुमत के आधार पर फैसला लिया गया। ठीक है, अब आगे चलकर जो केशवानंद भारती वाद है उसमें विदेशी न्यायालयों ने भी प्रेरणा ली और इसे दुनिया के अलग अलग न्यायालयों द्वारा स्वीकृत किया गया। जैसे कि स्टेट ऑफ केरल वाद को आगे चलकर बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया और इसे अनवर हुसैन चौधरी बनाम बांग्लादेश में मूल ढांचे के सिद्धांत के रूप में इसे मान्यता दी गई। इसी के अलावा मध्य अमेरिका का एक देश है बेलीज। बेलीज कोर्ट ने भी बेरी एम वोवेन बनाम अटॉर्नी जनरल ऑफ बेलीज के मामले में इसको अपनाया। इसके अलावा केशवानंद भारती केस को अफ्रीकी महाद्वीप के अलग अलग देशों में भी बात किया गया है, जिसमें केनिया, युगांडा, सेशेल्स आदि में केशवानंद भारती को संबोधित करते हुए, संदर्भित करते हुए बहुत सारे केसेस सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि भारत में जो कार्यपालिका होती है, भारत में जो न्यायपालिका होती है और भारत में जो विधायिका होती है, उन तीनों को जो शक्ति प्राप्त होती है वो संविधान से प्राप्त होती है और संविधान से प्राप्त हुई शक्ति का वो उल्लंघन ना करें, संविधान से प्राप्त हुई शक्ति का वो दुरुपयोग ना करें। इसके लिए आवश्यक है कि उन पर संविधान के माध्यम से ही नियंत्रण लगाए जाएं। तो जो केशवानंद भारती वाद है उसने ये सुनिश्चित कर दिया कि न्यायपालिका की जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, यानी कानूनों को जांचने की शक्ति है, वो बरकरार है। लेकिन इसके संदर्भ में बुनियादी ढांचे की जो सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मण रेखा है, जिसमें सरकार आगे चलकर इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। यानी एक ओर तो कार्यपालिका है जो विधायिका के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका है जो मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत इसमें निर्धारित कर सकती है कि संसद के किन भागों में, संविधान के किन भागों में संशोधन किया जाना चाहिए अथवा नहीं। ठीक है, इसको कई विद्वान जर्मनी के संविधान के एटर्निटी क्लॉज के समान मानते हैं, जिसके तहत बुनियाद जो है, संविधान का जो बुनियादी संरचना है उसको बदला नहीं जा सकता और यह जो सिद्धांत है वो भारत में इसकी कमी को पूरा करता है। इसके अलावा जो भारत में पूरा जो जनहित याचिकाओं का जो दौर रहा है, उस जनहित याचिकाओं का दौर जो 1980s के बाद शुरू हुआ, तो 1980s के दौर के पहले न्यायिक सक्रियता का भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है केशवानंद भारती का मामला। ठीक है, तो मूल ढांचे का सिद्धांत हमने आपको बताया, जिसके तहत संविधान को संशोधित करने की संसद की जो शक्ति है उसको मूल ढांचे के अंतर्गत सीमित किया गया। हालांकि इसकी सबसे बड़ी सीमा भी ये कही जाती है कि मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो पूरी तरीके से अभी परिभाषित नहीं किया गया है। समय समय पर न्यायालय के द्वारा इसमें नवीन बातें जोड़ी जाती रही हैं जो इस पूरे सिद्धांत को पूर्ण स्पष्ट अभी नहीं करती हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत से ऐसे वर्तमान में मामले चल रहे हैं जिसमें पूरी तरीके से न्यायपालिका को जो है बेहतर रूप से नहीं दिखाते। यानी हाल के ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें न्यायपालिका की जो छवि है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। जैसे कि न्यायपालिका पे लगातार अति सक्रियता के आरोप लगते रहे हैं, जैसे कि हाल में ही उपजा एजीआर का मामला, इस पे हमने कल परसों भी डिस्कस किया था। इसके अलावा प्रशांत भूषण का जो अवमानना मामला है उसके चलते सुप्रीम कोर्ट की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आलोचना हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आदि में जो कामों का बंटवारा किया जाता है, जिसको कहा जाता है रोस्टर, कामों का बंटवारा रोस्टर, यानी कौन सा मामला किस जज की पीठ द्वारा सुना जाना है, इसके संदर्भ में भी कई आलोचकों का कहना है कि जो रोस्टर है या कामों का जो बंटवारा किया जाता है उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मामले होते हैं, जो पॉलिटिकल सेंसिटिव मामले होते हैं,
वो मुख्य रूप से ऐसे जजों की पीठ को दिए जाते हैं जो सत्ताधारी दल के प्रति सत्ताधारी दल के प्रति जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ठीक है, तो कहने की बात क्या हुई कि वर्तमान में बहुत सारे आलोचकों ने सुप्रीम कोर्ट की इस आधार पे भी आलोचना की है कि इसके बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो न्यायपालिका के तहत निष्पक्ष रूप से कार्य न करके कार्यपालिका के पक्ष में अपने फैसले देते रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा कारक ये है क्योंकि उनको रोस्टर के माध्यम से यानी कामों के बंटवारे के माध्यम से जानबूझ के ऐसे राजनीतिक महत्व के मामले दिए जाते हैं। तो न्यायपालिका पे इस तरीके के आरोप ना लगें और न्यायपालिका पे सुप्रीम कोर्ट पे इस तरीके की आलोचना ना हो, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि कार्यपालिका पर नियंत्रण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी पारदर्शिता की आवश्यकता है, विशेषकर कार्यों के बंटवारे के संदर्भ में। इसके अलावा जो मूल ढांचा जो सिद्धांत है उसमें पूर्ण पारदर्शिता और स्पष्टता की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो राज्य व्यवस्था के जो तीनों अंग हैं, इनको अपने अपने क्षेत्रों में कुशलता पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है ताकि भारत में संविधान के माध्यम से जो संतुलन स्थापित किया गया है राज्य व्यवस्था में, उसको बेहतर रूप से स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो ये पूरा जो केशवानंद भारतीवाद है और इससे रिलेटेड जो न्यायपालिका के मुद्दे हैं, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से है। ठीक है, क्या कहा गया है पहले से समझ लेते हैं। तो इसका संदर्भ क्या है कि अभी हाल में ही जो कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19 का दौर चल रहा है और यूएस और चीन के मध्य जो विवाद चल रहे हैं, उसके चलते बहुत सारी जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो जो बहुत सारी जो विदेशी कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ वगैरह हैं, वो चीन से बाहर निकलकर दूसरे देशों में अपने विकल्प को तलाश रही हैं। कोविड-19 के चलते और अमेरिका चाइना विवाद के चलते बहुत सारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि चीन के बाहर हमारा एक जो है बेस होना चाहिए और इसमें जापान आदि देशों द्वारा बहुत सारी पहले भी की गई हैं। ठीक है, जैसे कि जापान जो है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलता पहल, ठीक है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ये जो भी पिछले संडे में जो हमने डेली न्यूज़ एनालिसिस किया था उसमें हमने इस पर बात की थी। तो जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया है। कहने की बात यह है कि बहुत सारे जो एमएनसीज़ हैं वो एक विकल्प तलाश रही हैं और भारत ये कोशिश कर रहा है कि भारत भी इसका एक विकल्प बन सके। ठीक है, तो इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी द्वारा यूएस इंडिया रणनीतिक भागीदारी फोरम, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के मंच से यह आह्वान किया गया है अमेरिकी कंपनियों को कि वो भारत में निवेश करें। ठीक है, तो भारत ये चाह रहा है कि कोविड-19 और अमेरिकी चीन विवाद की जो पृष्ठभूमि है उसमें जो बहुत सारी जो कंपनियां बाहर जा रही हैं उसमें भारत को महत्वपूर्ण स्थान मिले और भारत भी अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला का एक भाग बन सके। ठीक है, इसके संदर्भ में हमने जापान के साथ भी सहयोग करने की इच्छा जाहिर की है, जिसमें सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के तहत जापान ने प्रस्ताव रखा है। चीन से जो हमारा सीमा विवाद चल रहा है उसके संदर्भ में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह अनुमान किया जा रहा है कि अगर भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आएगा तो इससे न केवल आत्मनिर्भर भारत पहल को महत्वपूर्ण रूप से जो है योगदान मिलेगा, साथ ही साथ एफडीआई के आने से भारत में जो रोजगार है और जो राजस्व संग्रहण है वो भी नकारात्मक रूप से ना बढ़ने की बजाय सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। वर्तमान में क्या देखा जा रहा है, तो वर्तमान में कोविड-19 आदि के प्रभाव के चलते इसमें मंदी देखी जा रही है, इसमें नकारात्मकता देखी जा रही है। ठीक है, तो ये पूरी पृष्ठभूमि है, लेकिन मुख्य रूप से चिंताएं ये हैं कि हमारे पास विनिर्माण के क्षेत्र में विकास करने के संदर्भ में, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में विकास करने के संदर्भ में बहुत सारी सीमाएं हैं। जैसे कि सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार जो आत्मनिर्भर भारत पहल की बात कर रही है उसे कई विद्वान इस रूप में देख रहे हैं कि इसके माध्यम से भारत ने विदेशी कंपनियों आदि के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं
और अब भारत की कंपनियां ही भारत के लिए उत्पादन करेंगी। तो इसे कई कई जो आलोचक हैं वो आत्मनिर्भर भारत पहल को इस रूप में देख रहे हैं कि एक प्रकार से आयात प्रतिस्थापन नीति है। आयात प्रतिस्थापन नीति क्या होती है? तो भारत में 1950 के बाद 1990 के काल में भारत में जब एलपीजी सुधार नहीं हुए थे, तो एलपीजी सुधार नहीं होने की पृष्ठभूमि में भारत की कंपनियां ही भारत के लिए उत्पादन कर सकें, इसके लिए आयात प्रतिस्थापन नीति को अपनाया गया था। इसके तहत विदेशों से आयात ना करके भारत की कंपनियों को ही बल दिया जाता था, ताकि विदेशी कंपनी भारतीय कंपनियों पर अपना वर्चस्व स्थापित ना कर सकें। तो इसका एक फायदा तो ये हुआ कि भारत में जो स्वदेशी कंपनियां हैं उनको एक आधार प्राप्त हुआ, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव यह भी देखा गया कि भारत जो एफडीआई वगैरह था या विदेशी क्षेत्र में जो निवेश वगैरह था उनसे वंचित होता गया। अब हम चूंकि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर विदेशी कंपनी भारत में निवेश करेगी और कार्य प्रारंभ करेगी तो उसके लिए हो सकता है कि विदेशों से बहुत सारा उसको सामान वगैरह मंगाना पड़े, जैसे माल, ठीक है, हो सकता है कोई तकनीक मंगाना हो, ठीक है, इसी के साथ हो सकता है कोई और दूसरी चीज़ें मंगाना हो। तो अगर मान लीजिए विदेशी कंपनी भारत में आके निवेश करेगी और उसे अगर विदेशों से कोई सामान मंगाना होगा, तो ऐसा ना हो कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम उस पर प्रतिबंध ही लगा दें। तो इससे होगा क्या कि विदेशों से आयात की सीमा के चलते बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करने से कतराएंगी। इसके अलावा हाल के समयों में भारत द्वारा ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं जिसको विदेशी स्तर पे अच्छे रूप में नहीं देखा गया है। जैसे कि अभी हाल में ही भारत द्वारा आसियान द्वारा प्रस्तावित रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो आसियान द्वारा प्रस्तावित एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, जो एक मुक्त व्यापार समझौता था, उससे भारत ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। ठीक है, इसमें चीन भी एक मुख्य भागीदार पार्टनर रहा है। तो भारत की आशंका थी कि क्योंकि चीन के साथ हमारा एफटीए नहीं है, इसलिए अगर हम आरसीईपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारा चीन के साथ ये अप्रत्यक्ष रूप से एफटीए हो जाएगा और आसियान देशों के रास्ते भारत में चीन का माल आ सकता है। तो इसके चलते क्या किया हमने, आरसीईपी से दूरी बना ली, लेकिन बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां हैं वो इसे इस रूप में देख रही हैं कि भारत जो है अब धीरे धीरे इस तरीके की अपने बाजार को खोलने की नीति से दूर जाता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो ज़्यादातर जो एफडीआई अंतर प्रवाह या एफडीआई का इनफ्लो वगैरह देखा गया है वो ज़्यादातर ऐसी कंपनियों में ही देखा गया है जो पहले से स्थापित हैं। ठीक है, और किसी नवीन क्षेत्र में, नवीन विनिर्माण के क्षेत्र में या रोजगार प्रदान के क्षेत्र में ऐसा बहुत बड़ा निवेश नहीं देखा गया है। इसके अलावा ज़्यादातर जो एफडीआई वगैरह आए हैं वो सर्विस इंडस्ट्री तक सीमित रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा रोजगार आदि सृजन नहीं हुआ है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए एफडीआई को आकर्षित करने के संदर्भ में। इसके अलावा भारत जो विनिर्माण क्षेत्र में एक पहल करना चाहता है, विनिर्माण हब बनने की जो इच्छा रखता है, उसमें बहुत सारी सीमाएं हैं जिसे दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि भारत में बहुत सारी अवसंरचना की बाधाएं हैं। भारत में रेल, रोड, वायुयान, ठीक है, इसकी काफ़ी सारी बाधाएं हैं, इसकी काफ़ी सारी कमियां हैं। इसके अलावा भारत में जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं उसकी सीमाएं हैं। भारत में जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो बेहतर नहीं है, इसमें लाल फीताशाही की समस्या है। ठीक है, रेड टेपिज्म की समस्या है। इसके अलावा भारत में जो औद्योगिक कर लिया जाता है, औद्योगिक क्रेडिट लिया जाता है, वो काफ़ी हाई है। ठीक है, भारत में जो श्रम बल है उसकी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी न्यून है। ठीक है, इसके अलावा भारत में जो श्रम कानून है वो काफ़ी जटिल हैं, इसमें राज्य के स्तर पे और केंद्र के स्तर पे काफ़ी सारी असंगतताएं हैं। इसके अलावा भारत में जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं वो प्रतिबंधकारी हैं। ठीक है, भारत जो है अनुसंधान और विकास पर जीडीपी का बहुत कम खर्च करता है। ठीक है, इसके अलावा चूंकि भूमि जो है वो राज्य का विषय है, इसलिए यदि कोई फर्म वगैरह निवेश करना चाहती है तो उसको भूमि अधिग्रहण में काफ़ी देर हो जाती है। ठीक है, तो यदि हमें विनिर्माण क्षेत्र में एक पावर हाउस बनना है तो इन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है।
ठीक है, जिसके लिए ना केवल हमें अपनी इन कमियों को दूर करना होगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार के साथ एक खुले हुए बाधा मुक्त वैश्विक व्यापार को सुनिश्चित करते हुए निवेश वातावरण को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ हमें पॉलिसी के संबंध में, नीति के संदर्भ में एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और स्टेबिलिटी के संदर्भ में यह नहीं होना चाहिए कि हम समय समय पर अपनी नीतियों को बदलते रहें, क्योंकि अगर हम समय समय पर अपनी नीतियों को बदलते रहेंगे तो इससे जो विदेशी निवेशक हैं उनके मन में शक बना रहेगा, और इसके चलते वो बहुत अधिक जो एफडीआई है उसके लाने के संदर्भ में काफ़ी सावधानी बरतेंगे। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कतें हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। ठीक है, अब इसका सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। तो इसका संदर्भ है भारत में शिक्षा नीति में भाषा के प्रश्न से। ठीक है, शिक्षा नीति में जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, यानी शिक्षा को दिए जाने का माध्यम, तो शिक्षा किस माध्यम में दी जानी चाहिए, इसको लेकर जो है इस लेख में बात कही गई है। ठीक है, जिसमें भारत ने जो 2020 के पहले की जो शिक्षा नीति रही है उसमें 3 भाषा के फॉर्मूले को अपनाने पे बल दिया था, जिसमें एक हमारी मातृभाषा, दूसरी हो गई अंग्रेजी, ठीक है, और तीसरी हो गई हिंदी। तो यह जो लेख है इसमें तर्क दिया गया है कि जो 3 भाषा का जो फॉर्मूला है ये काफ़ी कारगर नहीं है, और 3 भाषा की बजाय हमें 2 भाषा के फॉर्मूले पे काम करना चाहिए, जिसमें एक होनी चाहिए हमारी मदर टंग मातृभाषा, और दूसरी होनी चाहिए हमारी अंग्रेजी। तो मातृभाषा और अंग्रेजी इन 2 पे ही बल दिया जाना चाहिए, और किसी पर भी हिंदी को थोपने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम राइटर के आर्गुमेंट देख लेते हैं, उन्होंने कौन कौन से तर्क दिए हैं। ठीक, तो राइटर क्या कहते हैं, लेखक ये कह रहे हैं कि अगर हमें भारत में शिक्षा के मुद्दे पर बात करनी है तो इसमें हमें जो तमिलनाडु का जो 2 भाषा का जो नीति है, 2 भाषा का जो फॉर्मूला है, उससे सीख लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा तमिलनाडु काफ़ी विकास कर चुका है, और 1960 के दशक में इसको जब से लागू किया गया है तब से इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम हुए हैं। ठीक है, लेखक का ये कहना है कि जो तमिलनाडु के उस तत्कालीन 1960 के दशक के जो मुख्यमंत्री थे CN अन्नादुरई, उन्होंने तमिल और अंग्रेजी पर ही बल दिया, और इससे तमिलनाडु का विकास हुआ। ठीक है, इसके चलते वो यह मत व्यक्त करते हैं कि हमें 3 भाषा के फॉर्मूले के स्थान पर केवल मदर टंग और अंग्रेजी के सीखने पर ही बल दिया जाना चाहिए, और इसके संदर्भ में उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं। जैसे कि उनका ये कहना है कि अधिकांश जो देश हैं वहाँ पे केवल और केवल एक भाषा का फॉर्मूला अपनाया जाता है, लेकिन जब बात आती है भाषा वाले देश के लिए तो वहाँ पे एक से अधिक भाषाओं की ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था और व्यापार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इसमें यह देखना होगा कि कोई व्यक्ति, विशेषकर सामान्य व्यक्ति, कितनी अधिक भाषाएं सीख सकता है। ठीक है, इसमें वो सिंगापुर का उदाहरण देते हैं जिसमें बहुभाषाई देश वो रहा है। ठीक है, जिसमें चीनी भाषा भी थी, ठीक है, जिसमें मलय भाषा भी रही है, और उसमें तमिल भी रही है। अब यहाँ के जो प्रमुख नेता थे जिनका नाम था ली कुआन हू, ठीक है, ली कुआन हू जो प्रमुख जो नेता थे, उन्होंने सिंगापुर में बहुभाषाई देश की पृष्ठभूमि में मातृभाषा चीनी के स्थान पर अंग्रेजी पर बल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर अंग्रेजी पर बल देंगे तो सिंगापुर की अर्थव्यवस्था और सिंगापुर के समाज का जुड़ाव दुनिया से अधिक बेहतर ढंग से हो सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने ये नीति अपनाई कि हमें जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी को एक समान दर्जा दिए जाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ ये नीति अपनाई जानी चाहिए कि कोई भी भाषा दूसरी भाषा को बड़ी या छोटी या अच्छी या बुरी ना कह के उन सभी से राज्य एक समान दूरी बना के रखे। यानी हमारी नीति क्या होनी चाहिए, तो एक तो सभी भाषाओं को सम्मान देना है, और साथ ही सभी से समान दूरी भी बनानी है। समान दूरी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी भाषा दूसरी भाषा से
कोई भी भाषा को बोलने वाला दूसरी भाषा को बोलने वाले पे ये आरोप ना लगा सके कि राज्य जो है उस पर ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, इसी के संदर्भ में उनके द्वारा क्या किया गया कि सभी को राजकीय भाषा का समान दर्जा दिया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को सब सीख सकें, इसके लिए इसे प्रमुख लिंक लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है, यानी जितनी भाषाएं थीं, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो मलय हो, ठीक है, चाहे वो तमिल हो, उन सब को कहा गया कि ये जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, लेकिन जब लिंक लैंग्वेज सबको जोड़ने वाली भाषा की बात आएगी तो उसमें उन्होंने अंग्रेजी को प्रेफरेंस दिया। ठीक है, इसके अलावा लेखक अमेरिका का भी उदाहरण देते हैं। जब अमेरिका 1776 में स्वतंत्र हुआ तो वहाँ के मात्र 20% ही ऐसे लोग थे जो सीधे सीधे ब्रिटिश द्वीप समूह से जुड़े थे। इसके बावजूद जो है उन्होंने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को अपनाया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अभी से हम अंग्रेजी पे बल देंगे तो अमेरिका का ज़्यादा विकास होगा। ठीक है, अब इस संदर्भ में जो सिंगापुर के जो नेता थे ली कुआन यू, उन्होंने अपने को राजनीति से भी बचाया और अपने देश के हित को प्राथमिकता दी। जैसे कि वहाँ पे 74% जो जनसंख्या थी वो चीनी भाषा बोलती थी, इसके बावजूद जो है उन्होंने उसे चीनी को नहीं अपनाया। तो लेखक के तर्क देते हैं, जब हिंदी भाषा का प्रश्न आता है तो भारत में 50% भी ऐसे लोग नहीं हैं जो हिंदी अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हिंदी को सब पर थोपने की जो नीति है वो सही नहीं है और इसके बजाय मातृभाषा और अंग्रेजी, ये दो भाषाएं जो हैं इन पर ही बल दिया जाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें वो तमिलनाडु को उदाहरण देते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र और गुजरात के समान तमिलनाडु के पास बहुत बड़ा बिजनेस का आधार नहीं है, फिर भी जो है उसने विकास किया है। इसके अलावा केरल और पंजाब के समान एक समान व्यापक भूमि जल स्रोत भी उसमें नहीं है, यूपी के समान व्यापक जनसंख्या और क्षेत्रफल भी नहीं है। इसके बावजूद जो है तमिलनाडु की जो गणना है वो विकसित राज्यों में होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके द्वारा लगातार इन दो भाषाओं पे ही बल दिया गया है। ठीक है, अब इसमें यह बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि केवल और केवल दो भाषाओं को अपनाए लिए जाने से ही जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी जो सीमाएं हैं, वो दूर नहीं हो सकती हैं। इसके लिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहली बात तो यह है कि चाहे हम दो भाषा की नीति अपनाएं, चाहे हम तीन भाषा की नीति अपनाएं, किसी भी तरीके की भाषा की नीति को अपनाया जाए, उसमें किसी भी नीति को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए हमें प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाना होगा। जो हमारे पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनका कुशल होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो भी नीति लागू हो वो ग्राउंड लेवल पे बेहतर ढंग से लागू हो सके, इसके लिए भी इंतजाम करने होंगे। ठीक है, तो शिक्षा नीति के संदर्भ में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो, इसमें काफ़ी सावधानी से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 10 से लिया गया है और इसका संबंध आंतरिक सुरक्षा से है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल देख लेते हैं, सबसे पहले तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। तो अभी हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वो असम राइफल पर नियंत्रण से संबंधित जो फैसला है उसको जल्द से जल्द ले ले, और इसके लिए 12 हफ्ते की मोहलत केंद्र सरकार को दी गई है। ठीक है, असम राइफल क्या है? तो असम राइफल भारत का एक प्रमुख केंद्रीय सैन्य पुलिस बल है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जिसमें असम राइफल्स के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सीआईएसएफ, सेंट्रल औद्योगिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल आते हैं। ठीक है, मोटे तौर पर जो इनका प्रशासनिक अधिकार होता है, प्रशासनिक जो इनका नियंत्रण होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के तहत आता है। लेकिन जो असम राइफल्स है वो काफ़ी यूनिक सैन्य बल है, जिसमें प्रशासनिक नियंत्रण तो इनका मुख्य रूप से गृह मंत्रालय के अधीन आता है, वहीं दूसरी ओर जब इनको परिचालनात्मक नियंत्रण की बात आती है, यानी इनको कहाँ डिप्लॉय किया जाना है, कैसे इनसे काम लेना है, तो ये आ जाता है सेना के अंतर्गत, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत।
तो अब इसी में जो है असम राइफल्स ने मांग की है कि ये जो ड्यूअल कंट्रोल है, ये जो द्वैध नियंत्रण की जो नीति है, इसको छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है असम राइफल्स के हित में नहीं है। ठीक है, तो ये जो है पूरा मामला है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो हुआ क्या, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को कहा कि आप असम राइफल से संबंधित जो नियंत्रण का फैसला है उसे जल्दी ले लें। क्यों? क्योंकि असम राइफल द्वैध नियंत्रण में, ड्यूअल कंट्रोल में फंसा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सरकार का ये कहना है कि हमने सैद्धांतिक रूप से निर्णय ले लिया है, जिसमें जो अन्य जो सैन्य बल हैं, ठीक है, अर्धसैनिक बल जो हैं, वो जिस प्रकार से एमएचए के नियंत्रण में है, इसी प्रकार से इसको भी अंततः एमएचए के नियंत्रण में रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसके लिए हमें 6 महीने की और ज़रूरत है। हालांकि कोर्ट का कहना है कि जो सेवाकर्मी हैं और जो पूर्व सेवाकर्मी हैं, उनके हितों के दृष्टिकोण से आपको जल्दी फैसला लेना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने 12 वीक्स का समय दिया है, यानी 12 हफ्तों में ये फैसला अब लिया जाने वाला है। ठीक, तो असम राइफल्स की जो एक्स सर्विसमैन की वेलफेयर एसोसिएशन है, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में जो है दावा किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो असम राइफल्स का जो उद्देश्य और कार्य है वो सेना और अर्ध सैनिक बलों के समान है। ठीक है, इसलिए इनको जो है केंद्रीय पुलिस सेवा जो कहा जाता है वो सही नहीं है। ये ना केवल विरोधाभासी है, अतार्किक है, और साथ ही साथ जो असम राइफल के जो सेवाकर्मी हैं उनके अधिकारों के खिलाफ भी है। ठीक है, इससे होता क्या है कि वो काम तो सेना का ही करते हैं, काम तो सेना के जैसा ही करते हैं, जिससे मुख्य रूप से जो भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको गार्ड करते हैं, भारत म्यांमार के बॉर्डर की जो है वो निगरानी करते हैं। हालांकि सेना वाला काम करने के बावजूद जो है उनको सेना के समान वेतन और सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, इसके चलते उनसे भेदभाव होता है। ठीक है, तो असम राइफल्स के कर्मियों का उत्साह भंग ना हो, उनसे जो भेदभाव हो रहा है उसको दूर किया जाए, और इस संदर्भ में जल्दी से जल्दी निर्णय लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस पे जो है हमने कुछ दिन पहले भी कवर किया था, तो आप इस असम राइफल्स के मुद्दे को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत मूलभूत ढांचे सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के तहत शक्तियों का बंटवारा, संसदीय व्यवस्था, तर्कशीलता या तार्किकता का सिद्धांत, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन व समरसता। तो ये चारों के चारों जो सिद्धांत है वो मूलभूत ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये खबर तो इसीलिए ली गई है क्योंकि जो एडनीर मठ के जो प्रमुख हैं वो जो है गुजर गए हैं। ठीक है, केशवानंद भारती जी, और उनका जो 24 अप्रैल 1973 का जो फैसला था उसमें मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत समय समय पर बहुत सारे तत्व शामिल किए गए हैं, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राज व्यवस्था की संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक चरित्र, संविधान का परतनिरपेक्ष चरित्र, सेकुलर करेक्टर, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा, संविधान का संघीय ढांचा या परिसंघात्मक चरित्र, राष्ट्र की एकता व अखंडता, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक पुनर्विलोकन, व्यक्ति की स्वतंत्रता व गरिमा, संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन व समरसता, इक्वालिटी, समता का सिद्धांत, मुक्त व निष्पक्ष निर्वाचन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान के संशोधन से संबंधित संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावी पहुंच, तर्कशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, और अनुच्छेद 32 आदि के तहत न्यायालयों की मूल अधिकार के संदर्भ में शक्ति। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो समय समय पर 1973 से लेकर अब तक जो है जो मूल ढांचे का सिद्धांत है उसमें शामिल की जाती रही हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेशी अंशदायी विनियमन अधिनियम FCRA के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। इसका कार्यान्वयन मुख्य रूप से गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसे व्यक्तियों या संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान की स्वीकृति एवं उपयोग को विनियमित करने हेतु अधिनियमित किया गया था। विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए सभी NGOs को लाइसेंस प्राप्त करने हेतु इसके अंतर्गत आवेदन करने की आवश्यकता होती है। तो FCRA जो 2010 में
अधिनियमित किया गया था, उसके संदर्भ में तीनों के तीनों कथन सही हैं। ठीक है, अब ये कब क्यों लिया है, तो आज पेज नंबर 1 में ये खबर आई है जिसमें सरकार द्वारा FCRA के जो गाइडलाइंस हैं उनका जो है उल्लंघन करने के आरोप पर 4 जो NGOs हैं, क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, उनका जो FCRA का क्लियरेंस है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, भारत में लगभग 22,000 NGOs जो हैं वो वर्तमान में FCRA के तहत जो है रजिस्टर्ड हैं, जिसमें बहुत सारे जो NGOs हैं, लगभग 20,000 का जो 20,000 NGOs हैं, उनका जो क्लियरेंस है, उनकी जो स्वीकृति थी FCRA के तहत विदेशी अंशदान लेने से संबंधित, उसको जो है कैंसिल कर दिया गया है। और कई जो आलोचक हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि जब भी किसी NGO को विदेशों से फंडिंग लेने की आवश्यकता होती है तो उसको FCRA के तहत अपने आप को रजिस्टर कराना होता है। वो बात तो ठीक है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है या केंद्र सरकार है, वो इसके माध्यम से जो NGOs की जो स्वतंत्र कार्य प्रणाली है, NGOs की जो स्वतंत्रता है, उसको जो है नकारात्मक रूप से बाधित कर रही है। और यदि कोई NGO सरकार के विरोध प्रदर्शन में, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आदि में संलग्न होता है तो उस पर विदेश से सहायता के आरोप पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो FCRA की गाइडलाइंस जो मुख्य रूप से विदेशों से आने वाली फंडिंग को विनियमित करने के लिए बनाई गई थी, उस पे अब ये आरोप लगाया जाता है कि इसको NGOs को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी समय से जो है ये विवाद चल रहा है, जिसको GS पेपर 2 में पॉलिटी के तहत किसी भी वर्ष पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, यह एक टाइगर रिजर्व भी है और MP का सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय उद्यान है। यह 2 जिलों मंडला और बालाघाट में है, जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुए, भालू, बारहसिंगा और भारतीय जंगली कुत्ते की महत्वपूर्ण आबादी रहती है। ठीक है, इसके अलावा रुडयार्ड किपलिंग का जो उपन्यास है द जंगल बुक, उसमें जो जंगल दिखाया गया है वो कहा जाता है कि इसी टाइगर रिजर्व के आसपास के जंगलों पर आधारित रहा है। ठीक है, तो आज पेज नंबर 4 पे ये खबर आई है जिसमें एक रिसर्च पेपर छापा गया है और इसमें कहा गया है कि अगर भारत में कान्हा नेशनल रिजर्व और जो वन्य क्षेत्र हैं उनके वनों को बेहतर बनाना है तो उसके लिए हमें एक नवीन नीति अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें वनों को संरक्षित करने के संदर्भ में वन सीमा के अंदर और वन सीमा के बाहर, ठीक है, वन सीमा के अंदर और वन सीमा के बाहर जो दोनों प्रकार के जो वन हैं उन पे समुचित ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो केवल वन के क्षेत्र के अंदर जो पेड़ वगैरह होते हैं उनको ही संरक्षित नहीं करना है, उसके बाहर के क्षेत्र के पेड़ों को भी समुचित रूप से संरक्षित किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चित रहे अली मुसलियार व वरियम कुन्नत अहमद हाजी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से है? मोपला विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, अलीगढ़ आंदोलन के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है 1920-21 में काफ़ी चर्चा में रहा था, जिसमें असहयोग आंदोलन के साथ इसको देखा गया और यह जो है केरल के क्षेत्र का एक प्रमुख आंदोलन था। हालांकि बाद में मोपला विद्रोह जो है अपने सांप्रदायिक चरित्र के चलते भी काफ़ी चर्चित रहा। ठीक, अब इसी सांप्रदायिक चरित्र के आधार पर जो इसके जो नेता हैं, मोपला विद्रोह के जो नेता हैं, जिसमें वरिया कुन्नत अहमद हाजी, ठीक है, वरिया कुन्नत अहमद हाजी और अली मुसलियार, इन पर जो है कई जो विद्वान हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये जो है स्वतंत्रता सेनानी ना होकर मोपला के राइटर्स थे, मोपला के जो है दंगाकारी थे, दंगों में शामिल व्यक्ति थे और इन्होंने जो है सांप्रदायिक आधार पर कई हिंदुओं को मारने में जो है इनकी भूमिका रही है। इसलिए कई लोगों ने ये आरोप लगाया है, कई विद्वानों ने कहा है कि जो डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स है, यानी जो शहीदों की जो डिक्शनरी है और उनमें उनको जो स्वतंत्रता सेनानी का जो दर्जा दिया गया है, इससे इनका नाम हटा दिया जाए। ठीक है, तो ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो संस्था है उसके मेंबर ने यह आरोप लगाया है कि जो
मालाबार रिबेलियन या फिर मोपला विद्रोह के जो नेता हैं वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ना होके दंगा में शामिल व्यक्ति रहे हैं, इसलिए उनका नाम हटा दिया जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडस फोरम भारत और नीदरलैंड के द्वारा शुरू किया गया एक सहयोग प्लेटफॉर्म है जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए पहल की जाती है। हाल ही में इसके द्वारा भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के संदर्भ में आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर वेस्ट टू वर्थ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो उपरोक्त कथनों में से हमें सत्य कथन या कथनों की पहचान करनी है। केवल एक, केवल दो, उपरोक्त दोनों की दोनों में से कोई नहीं। तो इंडस फोरम जो है ये दोनों के दोनों कथन सही हैं और इंडस फोरम भारत और नीदरलैंड के द्वारा शुरू किया गया प्लेटफॉर्म है जिसमें भारत में वायु प्रदूषण और जो दूसरे राज्य हैं उसमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पहल की गई है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एक नवीन कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है वेस्ट टू वर्थ। ठीक है, वेस्ट टू वर्थ यानी कचरे से कुछ बेहतर प्राप्त करना। तो इसके साथ किया क्या जा रहा है कि इसमें जो कचरा होता है, विशेषकर जो फसलों को उगाने के बाद जो पराली होती है, ठीक है, जिसको जला दिया जाता है और जिसके चलते बहुत सारा वायु प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो उस पराली को उपयोग किया जाए और विभिन्न तकनीकों के माध्यम से उससे जो है उपयोगी सामग्री और ईंधन वगैरह बनाया जा सके, इसके लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो पैडी स्ट्रॉ या जिसको पराली कहा जाता है उससे जो है आंध्र प्रदेश में अब उपयोगी चीज़ों को बनाने के लिए कोशिश किया जाएगा। ठीक है, जिससे जो कार्बन एमिशन वगैरह होता है उसको नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए वेस्ट टू वर्थ नाम का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है ताकि जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको जो है वेल्थ में बदला जा सके। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आईआर के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नोविचोक क्या है? चीन द्वारा विकसित नवीन जासूसी उपग्रह, रूस द्वारा विकसित नवीन मिसाइल, उत्तर कोरिया द्वारा विकसित नवीन सॉफ्टवेयर के उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो नोविचोक क्या है? तो नोविचोक सोवियत संघ द्वारा विकसित या वर्तमान रूस कह सकते हैं, रूस में यह आरोप लगाया गया है कि नोविचोक जो है एक प्रमुख विषैला रसायन है जिसे नर्व एजेंट कहा जाता है। हाल के समय में जो है जो रूसी जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उनके जो विपक्षी दल के नेता थे उनको मारने के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, 1-2 दिन पहले हमने इस पर कवर भी किया था। तो नोविचोक क्या है? तो 70 और 80 के दशक का एक नर्व एजेंट है जिसका मतलब होता है न्यू कमर, आवांतुक, नवांतुक। यह अत्यधिक विषैला एक रसायन है जो जहरीली गैसों वीएक्स और सारीन से थोड़ा अलग है। ठीक है, इसको दूसरे जो विषैले पदार्थ हैं इनकी तुलना में 5 से 10 गुना ज़्यादा घातक माना जाता है। यही कारण है कि जो रासायनिक हथियारों पर जो निषेध संबंधी जो संगठन है OPCW, उसने भी इसको प्रतिबंधित किया है 7 जून 2020 से। ठीक, तो अब इसमें खबर क्या आई, हमने कुछ दिन पहले भी किया था कि जो विदेशी जो हैं, ठीक है, जो हमारे रूस के जो प्रतिबंध वाले नेता थे, रूस के जो प्रतिद्वंदी जो नेता थे, ठीक है, पुतिन के जो विरोधी नेता थे, उनको जो है नोविचोक के द्वारा नोविचोक को देकर उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। ठीक है, नेवलेनी, और फिर हुआ क्या कि वो एलेक्सी नेवलेनी को जब पॉइजन किया गया तो उसके बाद वो जर्मनी में उनका इलाज चल रहा है और अब जर्मनी ने जो है रूस पर ये आरोप लगाए हैं कि रूसी लोगों द्वारा उनको जो है मारने के लिए नोविचोक जो नर्व एजेंट को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख रसायन है उसका प्रयोग किया गया है। और इस आधार पर जर्मनी ने ये धमकी दी है कि रूस पे प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए क्योंकि उसने एक खतरनाक रसायन को प्रयोग किया है अपने प्रतिद्वंदी को मारने के लिए। ठीक है, तो कुछ दिन पहले हमने इस पे परिचर्चा की थी, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? केवल 1, केवल 2 व 3, केवल 1 और 3 की 1, 2 और 3।
ठीक है, तो गरबा गुजरात सही है। मोहिनीअट्टम उड़ीसा के बजाय केरल का एक नृत्य है, और यक्षगान कर्नाटक, ये सही है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर होना चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो ये जो एडिनीर मठ के जो केशवानंद भारती के जो निधन हुआ है, वो यक्षगान को बढ़ावा देने वाले एक प्रमुख व्यक्ति भी थे, इसलिए हमने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो भारत के अगर प्रमुख शास्त्रीय पारंपरिक नृत्य देखें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम, गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम केरल, यक्षगान कर्नाटक और ओडिसी उड़ीसा में प्रचलित कुछ प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, जो क्लासिकल डांसेस में भी आते हैं, और इनमें से कई को फोक डांसेस का पार्ट भी माना जाता है। ठीक, चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मूल रूप से केशवानंद भारती मामले ने यह सुनिश्चित किया कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, हालांकि बुनियादी संरचना व लक्ष्मण रेखा है जिससे आगे सरकार को संशोधित नहीं कर सकती, इसके आगे सरकार संविधान को संशोधित नहीं कर सकती। केशवानंद भारती मामले तथा इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को स्पष्ट करते हुए चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा निवेशकों को आश्वस्त करना आवश्यक है कि न केवल अवसंरचनागत सुधार किए जाएंगे, अपितु एक खुले, बाधा मुक्त वैश्विक व्यापार और निवेश वातावरण को भी बेहतर किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा भारत में विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई को आकर्षित करने के प्रयासों की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। तो इसमें दोनों के दोनों जो हमने आर्टिकल डिस्कस किए हैं उनके आधार पर आप इसके उत्तर को लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें मूल रूप से पहले क्वेश्चन में आप मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरे में आप उन बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत में विनिर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में भारत को एक महत्वपूर्ण हब बनाने के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए, तो आज का जो हमारा सत्र है बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पे डेली न्यूज़ एनालिसिस का, उसमें फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारी क्लासेस वगैरह पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पे। धन्यवाद।